प्रजातियां आप सामने लाए, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है जो वैज्ञानिकों का, किसानों का और सामान्य जन का, साथ में लीडर्स का, उनको भी आश्चर्य हुआ, जिसके लिए बड़े-बड़े कारखाने, बड़े-बड़े संस्थाएँ, बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं और उन सफलता नहीं पाई। एक सज्जन व्यक्ति, एक किसान और एक सबके साथ जो योग और आहार को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति, ऐसे हमारे चिंतला वेंकट रेड्डी जी ने गेहूँ और धान की प्रजातियों में, जिसमें कि वैज्ञानिकों को असंभव सा लगता है कि विटामिन डी जैसी प्रजाति की प्राप्ति इन प्रजातियों में हुई है, ऐसी प्रजातियों का भी इनोवेशन आपने किया है, तो ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि हमने पिछले जो योगाहार के सत्र में आदरणीय रेड्डी जी को सुना, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और मैं तो इधर अ, साउथ में जब गया तो लोगों से मैंने पूछा तो बोले कि ये जो व्यक्ति है बहुत जितना सज्जन है उतने ही असंभव कार्य करने की क्षमता रखता है। और जो सीबीआर टेक्निक है उसमें आदरणीय रेड्डी जी ने बहुत सरलता भी प्राप्त की है और वो चाहते हैं कि सरल सीबीआर टेक्निक्स सभी तक पहुँचे। इस बात पर हम खासकर आज बात भी करेंगे और संभवतः मैंने थोड़ी भूमिका अ, लंबी बनाई है, लेकिन अगर 2-3 दिन अगर लगें तब भी आदरणीय रेड्डी जी के बारे में नहीं कहा जा सकता और मैं आप सभी आदरणीय सदस्यों के माध्यम से आदरणीय रेड्डी जी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सर बहुत-बहुत स्वागत है और आपके साथ जो लोग जुड़े हैं कृपया आप उनका परिचय देंगी तो और अच्छा रहेगा, आदरणीय रेड्डी जी। हाँ, कांजी भाई से बात करना। जी, आदरणीय कांजी भाई जी का हार्दिक स्वागत है, बहुत-बहुत स्वागत है। कल आपसे वार्तालाप हुई और हमारे कांजी भाई पटेल जो कि गुजरात से आते हैं और सीबीआर तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक तरह से कह रहे हैं कि इस तकनीक के लिए आप एम्बेसडर हैं और ये जो किसानों के लिए और हम सभी लोगों के लिए, ताकि हम खासकर आज के दिन का सबसे बड़ी जटिल और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जो भोजन हम कर रहे हैं उसमें पॉइज़न भरा है। लेकिन जो सीबीआर तकनीक बि कम लागत में और न्यूनतम लागत में पेस्टिसाइड्स को दूर करता है, साथ में क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स देता है, पोषण देता है और इस क्षेत्र में आप आगे कार्य कर रहे हैं, तो आदरणीय कांजी भाई साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया आज की सभा में उपस्थित आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय वेंकट रेड्डी जी के बारे में आप बताइएगा और अपने बारे में बताइएगा कि आप किस तरह से इस टेक्निक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर हम आदरणीय वेंकट जी के पास आते हैं और फिर हम आदरणीय वीरा राघव सर को भी सुनेंगे। आदरणीय जी, आपके पास कांजी भाई साहब। आप माइक ऑन कर लीजिएगा। आप सभी को सुबह में मेरा आपका नमस्कार। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। मेरी होश आ रही है ना आप सभी को? आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी जी जी। मैं 3-3.5 साल से सीबीआर सर से जुड़ा हूँ। यहाँ पे गुजरात में बोटाद डिस्ट्रिक्ट है, भावनगर में से अलग हुआ, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरे इंसेक्टिसाइड और ऑर्गेनिक का एक केमिकल्स एग्रो है मेरे पास। उनके माध्यम से मैं सर के साथ 3.5 साल से जुड़ने के बाद जो प्रॉब्लम मैं केमिकल में फेस कर रहा था, जो कभी कभार उनका सॉल्यूशन उसमें नहीं मिल रहा था, तो ये मिट्टी के माध्यम से आज मैं जो काम कर रहा हूँ, तो मैंने जो किन किन चीज़ों में काम किया है मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो इस सीजन और अगली सीजन में जो
इस सीजन में अगर मैं बताता हूँ तो यहाँ पे मैं जो विस्तार में रहता हूँ, यहाँ कॉटन का है और मूंगफली और वेजिटेबल्स हो रहे हैं। तो कॉटन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्राकृतिक फार्मिंग कर रहे थे, स्पेनल फार्मिंग कर रहे थे, और अलग अलग कोई भी फील्ड में जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं, जैविक कर रहे हैं, तो जिनको जो जो प्रॉब्लम फेस हो रहे थे उनमें सबसे प्रॉब्लम पहला ये रहता था इंसेक्ट का, कि वो उनके उनको जो प्रॉब्लम रहता था कि अलग अलग कीट कंट्रोल नहीं हो रहे थे। तो हम क्या करते थे कि जब भी हमारा फर्टिलाइजर का समर में, गर्मी में जब हम सेमिनार करते हैं सेंद्रीय फर्टिलाइजर का, तब हम सर का एक बैनर बनाया हुआ है हमने, वो बैनर लगाते हैं और फार्मर को पूरी डिटेल्स देते हैं कि अगर आप पूरा केमिकल्स फार्मिंग करते हो तो क्यों ना हम केमिकल्स को घटाने के लिए हम 50% मिट्टी का स्प्रे करें। एक बार हम केमिकल्स का करते हैं, मिट्टी का करते हैं। अगर आपको लगता है कि धीरे धीरे मिट्टी का स्प्रे में आपको 100% रिजल्ट है, तो आप केमिकल अपने आप घट जाएगा। तो धीरे धीरे पहले तो फार्मर जब हम मिट्टी के बारे में समझा रहे थे तो हंस रहे थे, फिर उनमें क्या क्या 200 300 250 रुपये का हम पर पंप का स्प्रे कर रहे हैं, तो उनमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है। पर जब भी हम कोई किसान हमारे विचार से जुड़ते हैं, उनको कराते हैं, उनके खेत में दूसरे किसान को लाकर समझाते हैं, आप देखो इनमें केमिकल का स्प्रे हुआ है, इनमें हुआ है। तो हमने सारे जोर उनके जो मजदूर है उन्हीं को समझाने का काम स्टार्ट किया। मजदूर को हम क्या बोलते हैं कि मान लो कि आप जिन खेत में जिन सेठ के साथ आप काम करते हो, वो पैसे के जोर पर आपको दवाई की बोतल लाएंगे, आपको देंगे, पर उनसे होगा क्या। आज आप 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है दवाई यूज करने की। पर जब 45-50 पे आसपास हो जाएंगे, तब जब आपका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम घटेगा, तब भी आपको पता चलेगा कि कैंसर डिसीज आएगा, जो अलग अलग रोग आपके आएंगे, तब ये जो खेत के मालिक है वो आपके साथ नहीं रहेंगे। तो इस विचार से मजदूर करते हैं, वरना मजदूर को भी ये प्रॉब्लम रहता था कि भाई ये मुफ्त में नहीं होने वाला है। तो धीरे धीरे इस सीजन का मैं आपको रिव्यू दूंगा। तो मूंगफली में मैंने काम किया है अलग अलग 5 से 7 फार्मर के साथ। तो उसमें मैंने जो डिफरेंट देखा, मूंगफली में हमारे यहाँ क्या रहता है कि ज्यादा बारिश के कारण, मेरा वॉइस आ रहा है ना आप सबको? जी सर आ ये रहा सर आ रहा है। हाँ। तो उसके कारण इस सीजन यहाँ पे बारिश ज्यादा रही, तो मूंगफली में हुआ क्या है कि ज्यादा से ज्यादा केमिकल यूज करने के कारण पे जो फ्यूजरिंग का जो प्रॉब्लम रहा है, जो नीचे का जो सड़ने का प्रॉब्लम रहा है, वो सारे केमिकल्स वाले में ज्यादा देखने को मिला है। जिन लोगों ने ये सीवीआर मेथड का यूज किया है, सबसोइल एरंडी तेल, हम यहाँ पे 10 किलो मिट्टी के साथ 500 ग्राम एरंडी तेल और अरीठा यूज करवाते हैं, और उनके साथ माइक्रोन्यूटन और एनपीके ग्रेड मुख्य और गुण पोषक तत्व के लिए गेहूं और सोया और तिल का स्प्रे करवाते हैं। तो उनके कारण उनकी जो मगफली है वो आज की तारीख में, मेरे पास डेटा है, आज की तारीख में भी उनके पत्ते हैं उन पे फंगल नहीं आया है। और दूसरी चीज क्या होती है कि सीवीआर मेथड से जो फार्मर मूंगफली करते हैं और उनका जो तेल निकलता है वो पहले बिकता है। बिकने का कारण ये है कि जब भी वो फार्मर को हमने बताया, वो क्या करते हैं, एक एक केजी का पैकेट बनाते हैं मूंगफली का, जिनके जो कस्टमर है उनको ये देते हैं। उनके कारण क्या होता है कि उनमें जो टेस्ट रहता है, वो जो मीठापन रहता है, वो केमिकल में नहीं रहता है। तो उनके कारण वो मार्केट में समझो कि तेल का भाव यहाँ पे 3,000 3200 रुपया जो रहता है, वो 4,000 से लेकर 5,000 में सीवीआर मेथड में जो काम करता है फार्मर को बेचता है। तो उनके कारण क्या करता है कि केमिकल से भी ज्यादा उनका बीघा के हिसाब से इनकम होती है। ये पहला डिफरेंट हमने इस सीजन में 2 साल से मैं देख रहा हूँ। दूसरा काम अगले सीजन में मैंने जीरा में करवाया था। जीरा की फसल में पहला ईयर था सीवीआर मेथड में, तो उनमें से फंगिसाइड के तौर पर हमने केमिकल चलाया था। पर केमिकल्स चलाने के बाद भी जो जीरा में प्रॉब्लम रहता है, वो सीवीआर मेथड में 16 फार्मर पे हमने काम किया था। उनमें एक भी फार्मर का जीरा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया था। दूसरी चीज मैंने जीरा में क्या देखी थी कि उनका जो स्मेल है,
आप जब भी उस मसाले को हाथ में लेते हैं तो आपको पहले से लगता है उनका जो दाना रहता है, उनका जो टेस्ट रहता है। और मार्केट में जो मार्केटिंग यार्ड में फार्मर बेचने जाता है तो वहां पे वो नीचे डालता है, तो अलग अलग फार्मर का जो जीरा है मैं लाइव देखता है, क्योंकि मैं जहाँ सिटी में रहता हूँ या बड़ा मार्केटिंग यार्ड है, तो उनका वो जो हराजी होती है, भाव जो तय होता है उसमें 100 से लेकर 200-250 रुपया का भाव हर एक फार्मर को मिलता है ज्यादा। तो दाने की जो क्वालिटी रहती है वो हाई रहती है इस मेथड में। उनका रीजन क्या है कि सबसोइल के अंदर जो न्यूट्रिशन मिलता है और जो अंकुरित गेहूं सोया में जो न्यूट्रिशन मिलता है, तो फसल में जब पूरे न्यूट्रिशन रन होता है तो उसके कारण हाई क्वालिटी में यील्ड आता है, प्रोडक्शन आता है, और गुणवत्ता के तौर पर केमिकल्स में बहुत बढ़िया रहता है। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज मैंने जो देखी इस सीजन में मक्का में, मक्का की फसल क्या है कि कोई फार्मर करने के लिए इसलिए डरता है, उसमें इल्ली का बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो 3-4 फार्मर पे मैंने ट्रायल के तौर पर काम किया था। तो उनमें से 2-3 फार्मर रेगुलर एक आध स्प्रे केमिकल रहे थे, एक आध एरंडी मिट्टी का स्प्रे कर रहे थे। पर एक फार्मर जो हुआ था जो प्राकृतिक फार्मिंग कर रहा है, वो केमिकल्स यूज नहीं कर रहा था, तो मैंने उनके मक्के में देखा 1% भी उसके मक्के में इस सीजन में इल्ली नहीं आई थी। तो आप देखो कि भारत में ज्वार और मक्का, ये जो पशु के चारे के लिए कर रहे हैं, अगर फार्मर इस मेथड को सही तरीके से रेगुलर गैप ना दे और रेगुलर स्प्रे करते हैं तो उसमें कोई केमिकल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मैंने 2-3 साल में देखा है, ज्वार में भी देखा है, रजका में भी देखा है, मक्का में भी इस सीजन में मैंने देखा है। तो उससे होता क्या है कि रेगुलर केमिकल्स ज्यादा स्प्रे करते हैं ज्वार में। हमारे यहाँ तो ज्वार उगने के बाद भी उसमें इल्ली रहती है, वो उनका एक कारण ये भी रहता है कि फार्मर ज्यादा से ज्यादा इल्ली की दवाई यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं फार्मर को यही समझाता हूँ कि जो चीज मुफ्त में होना होती है इसलिए हमें नहीं करना है, हमें इसलिए करना है कि हम अगर मिट्टी का स्प्रे करते हैं तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो जिसमें जाता है, तो उसका कोई भी चारा में वो खाने के बाद कम रहता है, वो जो फार्मर डालते हैं, वो भी मैंने रिव्यू देखा है यहाँ पे। और चौथी फसल जो मैंने अगले सीजन में चने की फसल की थी। चने की फसल में क्या रहता है कि 2-3 साल से मैं यहाँ पे हमारा वेदर देखता हूँ, तो वेदर में कभी कभार ठंड के मौसम में भी गर्मी पड़ती है, ज्यादा अचानक ठंड पड़ती है, उसके कारण पौधा स्ट्रेस में आ जाता है। मिट्टी में क्या रहता है कि मिट्टी का जो स्प्रे रेगुलर फार्मर करते हैं यहाँ पे, तो मिट्टी कोई भी पौधे के अंदर चली जाती है। उसके कारण क्या होता है कि सुबह का जो ओस है, सुबह का जो ओस गिरता है वो मिट्टी खींच लेती है। तो मिट्टी खींचने के कारण रहता क्या है कि उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है, भेज आ जाता है, पानी आ जाता है। तो दोपहर के समय जब भी कोई भी टेम्परेचर ज्यादा गिरता है तो वो मॉइस्चर सामने से पानी छोड़ता है, भेज छोड़ता है। तो उनके कारण क्या करता है, पौधा जो है वो पानी नीचे से नहीं उठाता है। तो ये ट्रायल मैंने हमारे यहाँ एक अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक धंधुका तहसील है, वहां पे बिन पियत एरिया है। बिन पियत यानी कि फसल बोने के बाद उसको पानी नहीं देते हैं। तो उसमें दिक्कत उनको क्या रहती है कि पानी नहीं देने के कारण ज्यादा गर्मी रहती है तो फसल कभी कभार सूख जाती है। तो अगले सीजन में मैंने एक फार्मर के साथ 300 बीघा में काम किया था चने में फसल में। तो कोई भी पौधा पकने तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। ये अनबिलीवेबल रिजल्ट है जो केमिकल में आज तक कोई भी कंपनी नहीं कर सकती है। ये सीवीआर मेथड से होता है। दूसरी चीज मैंने एक फसल में जीरा की फसल में मैंने देखी। जीरा की फसल में क्या रहता है, ज्यादातर ज्यादा पानी देने से जीरा की फसल बिगड़ जाती है। तो एक फार्मर है मोरबी में, देवसी भाई करके, तो उनका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सुरेंद्रनगर। मान लो कि 30 बीघा में मैंने 4-4-8 12-12 एकड़ में मैंने काम करवाया था जीरा की फसल में। न्यूट्रिशन के तौर पर सबसोइल, गेहूं और तिल चलाया था। केमिकल 20% ही लेना पड़ा था उसमें। मैंने डिफरेंट ये देखा कि उनके खेत में कभी उनके लाइफ में जो पौधा नहीं हुआ था, वो पहली बार उनके खेत में पौधा की हाइट हुई, ग्रोथ हुआ। मेरे पास डिटेल है, फोटा भी है। पर उसमें डिफरेंट क्या है कि उनके 4 एकड़ का प्लॉट हम
प्लॉट में हमने 42 दिन में पानी बंद करवा दिया था। वो पानी बंद करवाने का रीजन ये था कि अगर हम जीरा की फसल में कम पानी देने के कारण जो भी हम प्रोडक्शन ले पाते हैं तो बिगड़ने का चांसेस 99% ये जो बंद हो जाता है। तो फार्मर ने हमारे विचार से वो सहमत हुए, फिर उन्होंने 42 दिन में पानी बंद कर दिया। हमने 1 बीघा के हिसाब से यहाँ पे 20 किलो का मण होता है और मण के हिसाब से यहाँ पे हम तो एवरेज 10 मण एवरेज उनका जीरा निकला था। वो भी एक अनबिलीवेबल। और दूसरा उसमें हमने देखा गया कि जो डे होता है कि पकने का डे वो केमिकल से 10-15 दिन 20 दिन ज्यादा इस मेथड में फसल रहती है। तो ये मेरा 2-3 साल का जो मैंने अनुभव रखा है उसमें मुझे ये देखने को मिला है कि सबसे ज्यादा इस मेथड जो है वो एटमॉस्फेयर से लड़ती है। तो एटमॉस्फेयर के सामने कोई भी फसल को हम स्वस्थ रख सकते हैं तो वो ये सीवीआर मेथड से ही रख पाएंगे। सर उसमें आपको सीवीआर सर आपको उसमें कुछ अपडेट करना है जो मैंने कहा? हाँ जी, आप माइक माइक ऑन करिए। हाँ सर। हाँ ये मात्रा मात्रा कितना कितना यूज कर रहे वो सब? हाँ हाँ मैं बताता हूँ सर। ये जो पहले रेगुलर जब आप एरंडी नहीं लाए थे तब सबसोइल हम 30 किलो यूज करवा रहे थे 2 साल से पहले। पर अब जब आपने एरंडी तेल और एरिठा यूज कराना तब हम 10 किलो सबसोइल रहते हैं। सबसोइल हम जो फसल में ज्यादा से ज्यादा कीट रहता है उसमें हम टॉप सोइल नहीं यूज कराते हैं। उसमें हम किट के लिए सबसोइल यूज कराते हैं। सबसोइल के साथ 250 ग्राम एरंडी तेल लेते हैं और 250 ग्राम अरीठा लेते हैं और उनके साथ माइक्रोन्यूटन और मुख्य पोषक तत्व के तौर पर हम अंकुरित गेहूं चलाते हैं। जब भी हम नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है तब उनके साथ 1 किलो गेहूं और 1 किलो सोया चलाते हैं। तिल का उपयोग हम कब करते हैं जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम चाहिए तब हम तिल का यूज कराते हैं, तब हम सोया नहीं लेते गेहूं के साथ। तो ये मेथड में गुजरात में अलग अलग क्रॉप पर जिनको जितनी जरूरत है उसी हिसाब से मैं फार्मर को सिखाता हूँ। मान लो कि अभी कॉटन है तो कॉटन में अभी ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत रहती है तो यहाँ पे 1 किलो गेहूं 1 किलो सोया और 500 ग्राम एरंडी तेल 10 किलो सबसोइल के साथ और 500 ग्राम एरिठा ये मिश्रण से अभी यहाँ पे चलाता हूँ कॉटन में। ज्यादा कॉटन के यहाँ पे हम बुआई करते हैं तो फार्मर को ये मेथड कॉटन में चलाता हूँ। मूंगफली में ये भी 250 ग्राम लेता हूँ एरंडी तेल, 10 किलो सबसोइल रखता हूँ और 10 किलो 250 ग्राम अरीठा रखता हूँ। अभी उनको टेस्ट अच्छा लाने के लिए लास्ट 2 स्प्रे है वो सबसोइल और टॉप सोइल का लेता है। क्योंकि टॉप सोइल का स्प्रे करने से फायदा क्या रहता है कि उनके मीठापन जो है मूंगफली का वो हमें ज्यादा मिलता है। सर राइट है ना ये जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ ठीक है, बहुत हाँ बस। करेक्ट है। हाँ तो मीठापन के लिए हम सबसोइल यूज करते हैं। दूसरा जो गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल में प्राकृतिक फार्मिंग यहाँ पे मेरे नजदीक के गांव में रमेश भाई कर रहे हैं। उनके यहाँ हमने अगले सीजन में सोयाबीन का आटा और सर ने बोला था मक्का का आटा, ये जो 2 चीज हमने उनको 100 किलो सबसोइल के साथ हमने लिया था 20 किलो मक्का का आटा और 10 किलो सोयाबीन का। पर उनके जो फुटाव निकला था उनमें जो जो ये जो उनके जो डूंडी बनते हैं वो नाइट्रोजन की कोई कमी नहीं रही थी उनमें। वो ये देने से एक ही बार दिया था, सर ने 3 बार देने के लिए बोला था पर एक बार देने से भी उनका गेहूं में बहुत बढ़िया रिजल्ट मैंने देखा था। बाकी रेगुलर स्प्रे गेहूं में हम टॉप सोइल सबसोइल उनके साथ सोया अंकुरित गेहूं का करवाते हैं तो उनके कारण उनका जो मीठापन रहता है। और उन्हें उन्होंने इस सीजन में हमने एक बात जो बताई थी रमेश भाई ने कि जो उनकी जो रोटी जो बनती है सुबह की रोटी अगर हम शाम को भी खाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। वो लाइफ में पहली बार उन्होंने ये रिजल्ट में देखा है। बाकी तो प्राकृतिक में भी गेहूं हर साल कर रहे थे पर सीवीआर मेथड में 3-4 साल से उनके साथ यूज कराता हूँ तो ये गेहूं में फर्स्ट टाइम उन्होंने ये रिजल्ट देखा है। जी। बाकी आ, మన దగ్గర ये పొద్దున చేస్తే సాయంత్రం తింటాం కదా.
हाँ सर। तो सीबीएस सर के माध्यम से और हमारे काजी भाई साहब के माध्यम से ये जो कार्य आगे बढ़ रहा है गुजरात में, और हमने देखा कि किस तरह से इसमें सरलता मिल रही है कि हमारे जो क्रॉप्स की न्यूट्रिशन वैल्यू मेंटेन रह रही है, आगे बढ़ रही है, साथ ही हम पेस्टिसाइड से अपनी क्रॉप्स को बचा पा रहे हैं। और बड़ी बात ये है और अच्छी बात ये है कि इसमें इस टेक्निक में थोड़ा और सरलता और सिंपल वे से ये टेक्निक जब आगे बढ़ रही है, जब आपने इसमें रीठे का प्रयोग आपने बताया है, और मैं जब बात कर रहा था आदरणीय वेंकट रेड्डी सर से, आपसे बात हुई थी, तो आपने बताया था कि क्योंकि जब ये रीठा है तो ये अरंडी को घोल देता है, जिससे स्प्रे करने में ये और जो पौधों पे जो कोटिंग करने में सरलता मिलती है। मैं आदरणीय कांजी भाई साहब के बाद रेड्डी साहब के पास जाना चाहूँगा, और ये हम जानना चाहेंगे कि सीबा टेक्निक में ये जो सरल ता आप लाए हैं, इसके बारे में कुछ कहेंगे? फिर हम वापस आएँगे, फिर वापस गुजरात जाएँगे और अन्य सदस्यों तक भी पहुँचेंगे। पंजाब से आदरणीय बाबूलाल जाट जी भी संभवतः जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी अनुभव बताएँगे। लेकिन सबसे पहले हम सुनते हैं आदरणीय वेंकट रेड्डी सर को कि सर ये जो एक नया इनपुट दिया है आपने, इसके बारे में बताइएगा और किन-किन फसलों में आपने इसको टेस्ट किया है? ये तो अरंडी रीटा के बारे में, ये नया रीटा तो इससे पहले इसका जगह में हेलो जी जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको जी। ये पंजाब में ऐसा हुआ, वो लोग ने पहले बार अरंडी तेल ये करे तो वो लोग थोड़ा क्या है ये अपना सर्फ एक्सेल ये डाल दिया वो लोग, मक्खी है सफ़ेद मच्छर के लिए। मगर मैंने सोचा वो तो केमिकल हो गए। हम भी सब्जियों का ऊपर थोड़ा इल्ली, वो छोटा छोटा रस चूसने का इल्ली रहे तो वो स्प्रे करे तो सब्जियों में टेस्ट में स्वाद में बदल हो गया था। मैं मना कर दिया, नहीं ये ठीक नहीं, ये इसका ऊपर यूज। हाँ, काटन तो खाते नहीं है ना, उसके माफक से काटन को ठीक है, मगर सब्जियों में नहीं करना चाहिए बोल के सोचा। बाद में मेरा कैसी एक फार्मर पूछा, सर सर्फ एक्सेल के बाद अपना ये हमारा तेलुगु में कुंकुड़ गायल बोलते हैं इसको, रीटा को, वो लोग पूछा ये यूज करेंगे, करे तो कैसा है? हाँ, यूज करके देखो, वो भी अच्छा ही होगा। ठीक है, उसको तो मैं बोला, मगर मैं क्यों ट्राई करना बोल के मैं यहाँ मेरा किचन गार्डन में दो लाइन टमाटर, 2 लाइन भिंडी, 2 लाइन बैगन और लौकी और गवार, ये 3-4 फसल डाले। और दान भी अभी प्रेजेंटली दान 1.5 एकड़ दान है, उसका ऊपर भी प्रयोग किया। सबका रिजल्ट ये कि है, मगर ये गवार में क्या हुआ, ऐसा स्प्रे करते ही बारिश आया था, 2 बार ऐसी हुआ। यहाँ तो सितंबर का महीने में बार बार बहुत बारिश हुआ था, एक दिन भी छोड़ के बारिश होते ही रहा। मगर इतना एक ही 8 दिन को, 8 दिन या 10 दिन को एक ही बार स्प्रे करे मैं ये टमाटर का ऊपर। अभी तक टमाटर फुल क्रॉप है, एक भी उसका ऊपर डागा नहीं, और लीफ माइनर नहीं, और फ्रूट बोरर नहीं, और इतना अच्छा है, मजबूत क्वालिटी। ये मैं कभी भी ये वर्षाकालीन इसमें नहीं देखा, ये क्लाइमेट में अभी भी है मौजूद। बैगन, भिंडी, ये लौकी, ये सब सिर्फ 8 नहीं तो 10 दिन को एक स्प्रे करे।
मगर गोवर चले गया, दो स्प्रे में वो बारिश आके वॉश आउट हुआ, दूसरा दिन नए करे थे। ये इतना तो मैं महसूस करा। और दान का अभी अभी 2.5 महीना, ये पौर्णमी आए तो 3 महीना होगा, वो भी देखने लायक है। वो 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 फसल भी धान का बहुत बढ़िया है। जी, जी। कुल कुल मिलाकर जो बात सामने आई है और सर ने जो बात जो प्रयोग किए हैं, सभी फसलों पर सीवीआर तकनीक का ये और जो हमारा तेलुगु स्टेट में भी वीर राघव रेड्डी साहब है, उन्होंने भी ट्रायल करवाया बहुत। तेलुगु कर्नाटका बॉर्डर उनको रहेगा, और एपी तेलंगाना और कर्नाटका, ये भी फार्मर्स बहुत संपर्क करता। ये वीर राघव रेड्डी, उनका भी बात थोड़ा सुनिए। ज़रूर। और जो आपका जो इनोवेशन है, और हर दिन आपके नए-नए इनोवेशन होते रहते हैं, और इस डायरेक्शन में कि ये इनोवेशन में एक ही है, हाँ, ये सिस्टम में चले लेता, वो ले लेता रीटा के वजह से, सबसाइल को भी सिस्टम में ले जाता, प्लांट सिस्टम में चिकनापन को भी लूज करके प्लांट में ले जाता, प्लांट के अंदर घुसने देता। अंतर्वाहिक बोलते, सिस्टमिक बोलते इसमें। ये इतना बढ़िया का है, फंगल डिसीज, और बार बार बारिश मौसम खराब है तो थोड़ा 5 दिन को एक बार करो, उसमें क्या है, जाने का कोई नुकसान तो नहीं है। मगर मैं तो टेस्ट के लिए ये कितना भी बारिश होने दो, हफ्ता का 1 हफ्ता तक रुक गए। ये किचन गार्डन थोड़ा ही मात्रा है ना मेरा। जी, जी। हम आप वापस आपके पास पहुँचेंगे, और हम पहुँचते हैं आदरणीय फी वीरा रेड्डी सर के पास, कि किस किस तरह से आप आदरणीय सीबीआर सर के इनोवेशन को देखते हैं। और एक बार मैं आदरणीय सदस्यों को पुनः बता दूं कि आप आ, जो इनोवेटर्स हैं, खासकर जो फार्मिंग एरिया में जो इनोवेटिव कार्य कर रहे हैं किसानों को, उन किसानों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आप आगे बढ़ाते हैं। आप फाउंडर सेक्रेटरी भी हैं, जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, पाल्ले सृजना। और आपने कई कई जो इनोवेटर्स को आगे बढ़ाया है, कई पेटेंट, कई अवार्ड्स किसानों को दिलाए हैं, और कुल मिलाकर के जन समाज के लिए आप बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं आदरणीय राघव सर। तो आप आज रेड्डी सर के बारे में, पहले अपने बारे में, फिर रेड्डी सर के बारे में, कि उनकी इनोवेशन किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से ये फायदेमंद है, किस तरह से बेनिफिट्स हो सकता है फार्मर्स को। जी, आदरणीय राघव सर। नमस्कार सर जी, नमस्ते वेंकटेना। मेरे ख्याल में ये सिस्टम ज्यादा किसान के लिए समझ में नहीं आया। उसके लिए कोई पेपर में आया तो भी वो यूज नहीं कर रहा। उसके लिए मैं आर्टिकल में डाल दिया। मैं खुद हमारा व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्या कर रहा, कैसा कर रहा, ये कैसा काम कर रहा, ये बोले तो समझ में आ गया हमारे किसान को। ये साल ये R&D तेल और रीटा सबसॉइल मिलाकर उसमें हमें हमारा इनोवेटर एक हेर्बल पेस्टिसाइड तैयार किया, वो भी मिलाने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा। इतना अच्छा बोलते तो ये वो मिर्ची प्लांटिंग करने का 10-15 दिन के बाद स्प्रे किया तो केवल 10 दिन में अनइंटरप्टेड वो समझ एक्सपेक्ट भी नहीं हुआ, इतना काम कर रहा है। वो किसान हमारे ग्रुप में फोटोज डालने के बाद अब तक ये साल में खाली ये 2-3 महीने में 100 से पहले 100 से ज्यादा किसान वो यूज कर रहा है। और तेलंगाना, आंध्रा, हमारा एरिया से IIP स्टेट में तेलंगाना, आंध्रा,
और कर्नाटका भी थोड़ा बॉर्डर पे पूरा यूज कर रहा, बहुत अच्छा है सर। ये साल से मैं कोई यूज कर रहा हूँ, यही यूज करता हूँ। आप जी जी। और मैं ये क्या बोलता हूँ, जरा बात I have given proofs मैं in my ठीक ठीक తెలుగులో చెప్పు పర్వాలేదు, నేను చెప్తా వాళ్ళకి. ఏం లేదన్నా, ఇది నేను వాళ్ళకు ప్రమోట్ ఎట్లా చేయగలిగినానంటే, ఆ, నా ఇంట్లో మొక్కలకు ప్రయోగం చేసి చూపించి ప్రతి వారం 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 ఫోటోలు పెడుతుంటే వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ అయినారు. हमारा घर में ये पौधे लगा के एक एक हफ्ते में फोटो लगा के ग्रुप में डाल दिया, वो इंस्पायर किसान लोग इंस्पायर हो गए बोलता है. సరే, అవి చాలా టైం పడుతుంది అవి చూపించడానికి. ముఖ్యవి అంటే అందుకే 100 మందికి పైన ఇప్పుడు ఆచరిస్తున్నారన్న. ప్రతిరోజు కనీసం ఒక 5-6 ఫోన్లు ఖచ్చితంగా వస్తున్నాయి. మేము యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పటి నుంచి మేము వేరే యూజ్ చేయము, ఇదే యూజ్ చేస్తున్నాయన. చాలా అయింది మాకు. ఒక అతను 10 లక్షలు ఖర్చు పెట్టినాం సార్ పోయినసారి. ఈ సంవత్సరం మీతోనే పోతున్నాం. एक जने 10 लाख खर्च करे थे, मगर इस साल में हमारा खर्चा बच गए बोल रहे. एक फार्मर बोल रहा था. ये पहचानने के बाद, सिंप्लिसिटी को पहचानने के बाद इसका खर्चा कोई की गिनती में नहीं आएगा. अभी कंजी भाई बोलता सरल भाषा में, सरल विधि में, कंजी भाई का बात नहीं, हम भाव भी समझ रहे हैं और कांजी भाई तक भी जाएंगे. और कुल मिलाकर ये बात आ रही है कि हमारा जो कॉस्ट है, जो लागत है, जो हमारा जो पैसा लग रहा है वो कम हो रहा है. हमारी जो फसलों का स्वाद है वो बढ़ रहा है. और कुल मिलाकर के हम जो उगा रहे हैं, जो क्रॉप्स हम ले रहे हैं वो हेल्दी है. तो ये जो ये तकनीक है ये सफलता के साथ आगे बढ़ रही है. शुरुआत में आदरणीय राघव सर ने कहा है कि टेक्निक को समझाने में, यानी इसको सरलता से आगे ले जाने में थोड़ा कठिनाई आई, लेकिन ये कार्य आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे स्टेट में आगे बढ़ रहा है. लेकिन जब मैं कल लोगों से बात कर रहा था और रेड्डी सर से भी बात कर रहा था, तो ये बात सामने आई कि जब ये टेक्निक हम विदेशों में बड़े अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं, इंडिया में इसको आगे बढ़ाने में क्यों दिक्कत आ रही है. तो हमारी वार्तालाप से आदरणीय सदस्यों को मेरी आवाज पहुंच रही हो, तो ये बात आई कि अगर इतनी बड़ी सफलता के साथ अगर पेस्टिसाइड का विकल्प, केमिकल्स का विकल्प अगर CBR जैसी तकनीक या जो देसी टेक्निक्स, दूसरी टेक्निक्स हैं, अगर वो करती हैं, तो जो कंपनीज हैं, जो केमिकल कंपनीज हैं, उनका जो बहुत बड़ा मक्कड़ जाल है, बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, तो वो कैसा जिएगा. उनकी तो सब दुकानें बंद हो जाएंगी. ये दिनेश जी, ये केमिकल फैक्ट्री, पेस्टिसाइड फैक्ट्री का मतलब कोई नहीं होता. ये भगवान का है ना. ये अपने आप जैसा सूरज होते ही अंधेरा चले जाता ना. नेचुरली ये एक टेक्निक आया तो दूसरा नेचुरली धीरे धीरे वो चलेगा. वो अपन नहीं खरीदो तो उन्हें बेचने वाला कौन है. फार्मर्स रियलाइज करना, सच्चाई को डेयरी में पहचानते ये है ना. पहले सच्चाई को, और आजकल ग्रुप में डाले तो भी एक भी रेस्पॉन्ड प्राइवेट वो उनका सेल से मोबाइल से कर रहे, ग्रुप में नहीं पूछ रहे. क्यों बोले तो वो छुपा ले रही है अच्छे को. जो अच्छा रहता उसको छुपा के खाएंगे बोल के. ये है आजकल स्वार्थ, सेल्फिशनेस आ गया. निस्वार्थ नहीं हो, कभी भी ओपन रहना. ओपन जो करना
सुनने वाला एक बुक लिखते, सबके लिए लिखते, सब पढ़ते क्या? सब पढ़ने के बाद उसमें करते क्या? नहीं करेगा। सब डॉक्टर एक बुक लिखा है, वो पढ़ के डॉक्टर बन जाता क्या? नहीं बनेगा। बुक में सब कुछ रहेगा, मगर क्या मतलब क्या है, अपन आचरण करना ना, उसका उपयोग करना ना, वो विधि से। ये इसमें क्या है, ये इनोवेशन सब रहेगा अच्छा, इससे अच्छा नेचुरल कुदरती होना। हाँ, इसमें मैं तो मिर्ची में क्या हुआ, रस चूसने का कीड़ों के लिए ये अरंडी रीटा थोड़ा नए काम, इसमें थोड़ा अदरक और इतना लहसुन और हरी मिर्ची, नहीं तो लाल मिर्ची, सब कूट के इसमें थोड़ा मिक्स कराए तो वो भी कंट्रोल नियंत्रण हो रहा है। ये देखना चाहिए किससे क्या होता है। एक एक बार रस चूसने का कीड़ क्या होते, इधर से उड़ के वहां से बाहर से आते, इधर मरने के बाद फिर बाहर से आते, ऐसा। तो ये रीटा डालने के बाद सिस्टम में रहने के बावजूद ये स्मेल नया अट्रैक्ट नहीं करेगा कीड़ों को, कीड़ों का माँ ही अंडा वहां नहीं देगा, ये रिफ्लेक्शन होता, वो रिफ्लेक्ट होता। और कुछ जी जी అర్థం చేసుకోగలిగినట్లు మనం చెప్పగలిగితే ఖచ్చితంగా పోతుంది ఇది అని చెప్పండి. అర్థమైతే అంటే రైతులకు అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పడం లేదు మనం కొందరు. कुछ అది చెప్పగలిగితే ఇంకా బాగా. कुछ लोगों ने छुपा के रख रहे, वो फार्मर तक सीधा नहीं बोल रहे। जी, कुल मिलाकर के जो अच्छी तकनीक है, जो अच्छे कार्य हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी संस्थाएं हैं, उनको बढ़ने नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर बढ़ावा दिया जाए, जी जी, अगर क्योंकि बढ़ावा दिया जाए तो फिर जो कारोबार है, जो काला धंधा है, वो कैसे बढ़ेगा। लेकिन ये तो कुदरत का कार्य है, ये निश्चित ही आगे बढ़ेगा और इसको कोई रोक नहीं सकता। जिस तरह से सूर्य का प्रकाश किसने रोक पाया, कौन रोक पाया है, और जहां भी सूर्य का प्रकाश आगे बढ़ा है वहां अंधेरा हट गया है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर सीवीआर सर का कहना है, ऐसे राघव सर का कहना है। और हम आएंगे वापस राघव सर के पास भी, और क्योंकि हम बहुत उत्साही हैं, बहुत ही इंतजाम में है हम ये सुनने के लिए कि किस तरह से वो इनोवेटर्स को आगे बढ़ा रहे हैं और किस तरह से उनकी ऑर्गेनाइजेशन कार्य कर रही है, किस तरह से सीवीआर टेक्निक भी उनके माध्यम से आगे बढ़ रही है। लेकिन पहले मैं जानना चाहूँगा पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार और आदरणीय पवन कुमार सर के पास कि आज की वार्ता में वो आएंगे तो फिर हमारी वार्ता को एक डायमेंशन भी मिलेगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। आदरणीय पवन कुमार सर। जी नमस्कार, और वेंकट रेड्डी को पुनः आपका स्वागत है इस मंच में। पहले भी आपने आकर के अपने अनुभव बताए हैं, सो वी आर ग्रेटफुल। इस तरह से आज के हमारे राघव रेड्डी जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। आप पहली बार इस मंच पर आए हैं, तो इस मंच से हम लगातार पिछले 3.5 साल से लगभग अपने खेती किसानी और एग्रीकल्चर एज अ होलिस्टिक वे, एज ए होलिस्टिक एग्रीकल्चर इन इट्स टोटलिटी, इन इट्स स्पिरिचुअलिटी और इंटीग्रेटेडनेस, इन सब चीज़ों पर हम बातचीत कर रहे हैं। इस तरह से आज के हमारे जो किसान भाई गुजरात से जुड़े थे केपी जी, उनका भी अभिनंदन है कि उनके भी अनुभव निश्चित रूप से हमारे किसानों के लिए बहुत प्रेरणादायक रहेंगे। और मैं आपको वेंकट रेड्डी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जो सीवीआर टेक्निक आपने पहले बताई थी उसको आपने और ज़्यादा सरल कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया है, उसको और ज़्यादा उसमें उसकी वैल्यू एडिशन कर दिया है। तो इसलिए आपको आज बहुत बहुत बधाई। और मुझे लगता है कि हम इस तरह से जब काम करते हैं, इस तरह से जब हम अपने चीज़ों को ऐड करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका एक फ़ायदा हमें देखने को मिलता है, समाज को देखने को मिलेगा। लेकिन मेन चीज़ जो है आज आपने भी बताई है वो ये है कि क्या हम अपनी चीज़ों को
डिमांड क्रिएट कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों को। और जो केमिकल कंपनीज के बारे में आपने बताया कि डिमांड, जब तक कि आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की अपने स्वयं आत्मनिर्भरता की तरफ की डिमांड जब तक कि ये इच्छा नहीं होगी, तब तक कि हम अपने कार्य को वहीं तक ही सीमित हो पाएंगे। ये केवल लेक्चर तक ही सीमित हो जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ें जो कि सरल हैं, सिंपल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि केवल एक ही फैक्टर है जिसकी वजह से हम रुक जाते हैं, और वो फैक्टर है कि हम मॉडर्न जितना हो जा रहे हैं उसमें हम अपनी चीज़ों को अपना लेबर या उसमें चीज़ को उतना ज़्यादा समय नहीं कर पा रहे हैं। हमें चीज़ों को बहुत ही रेडीमेड तरीके से परोसने की ज़रूरत लग रही है। इसलिए हम शायद टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, या हम अपना समय बचाना चाहते हैं, या हम अपना लेबर बचाना चाहते हैं, तो हम उतना ही ज़्यादा प्रकृति से दूर हो जा रहे हैं। तो जब ऐसा कर रहे हैं तो हमारी ऑब्जर्वेशनल पावर्स कम हो जा रही हैं। खेत में जाने की अगर ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, कोई और काम कर ले रहा है, या केवल कुछ स्प्रे करके ही हमारा सारा काम हो रहा है, तो हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने ये चीज़ें आज जब कही है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम इसी तरह से आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं और आपसे जुड़े हुए जो किसान हैं जो इसका टेक्निक का अच्छी तरह से उपयोग कर रहे हैं, वही चीज़ को अच्छी तरह से बाकी किसानों को भी जब बताते हैं तो हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग उन टेक्निक्स को और अच्छी तरह से अडॉप्ट कर सकें और उसका फ़ायदा ले सकें। तो मैं आपका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं, और आशा करता हूं कि आपसे इस तरह से जुड़ते रहेंगे, और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी अभिनंदन करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद सर। और हमारे साथ आदरणीय सीवीआर सर के साथ ही आपने स्वागत किया है वीरा राघव सर का और कांजी भाई साहब का। तो वीरा राघव सर के पास मैं आना चाहूँगा, और क्योंकि आप दोनों साथी हैं एक तरह से, और राम लक्ष्मण की जो जोड़ी है, राघव जी और चिंतला जी, तो आप इस प्रकृति के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मेरा प्रश्न ये है मन में कि किस तरह से आप इनोवेटर्स को, खासकर इनोवेटिव फार्मर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपने तो बहुत सारी इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने फार्मर्स को अवार्ड, उनके कार्य को दिखाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। तो कितने फार्मर्स आपसे जुड़े हैं और क्या-क्या इनोवेटिव कार्य कर रहे हैं? जी, राघव सर। मेरे ग्रुप्स में कम से 1000 तक तो ज़्यादा किसान से रेगुलर में टच रहता हूँ। हमारे दोनों स्टेट्स का, तेलंगाना और आंध्रा का। तो जो अलग-अलग जैसे पद्मश्री हैं, 3 पद्मश्री के नाम आपने बताए हैं। तो कौन-कौन पद्मश्री जो आने वाले टाइम में हमारे रेड्डी साहब के साथ वार्तालाप करने वाले होंगे? जैसे रेड्डी योग साहब हार्वेस्ट एक और चिंतकिनी मल्लेशम बोल के एक वीवर्स के लिए एक इम्प्लीमेंट बनाया। और एक आदमी दरिपल्ली रामैया बोल के वो फॉरेस्ट के लिए वो खुद 2-3 करोड़ प्लांटिंग कर लिया। ये तीनों को पद्मश्री अवार्ड आ गया। और 4 आदमी इंटरनेशनल अवार्ड है। वो इंटरनेशनल अवार्ड में एक इनोवेटर लेडी है, वो एक केमिकल बनाया। वो एक केमिकल हमारे फार्मर्स के लिए एक केमिकल बनाया। वो लाइव उनको टमाटर में एक 200 लीटर्स में एक खाली पाव लीटर दाल को वो टमाटर उसके सुखाने बाद रूम में रखा है तो 30 दिन तक ऐसा रहता, कोई सूखने नहीं था। उसके लिए इंटरनेशनल अवार्ड आया इसको। और एक आदमी वीवर्स के लिए, वीवर्स का ज्यादा पेन कम किया, पूरा कम किया, वो एक है। और एक आदमी वो
इलेक्ट्रिक पोल क्लाइंबिंग करने के लिए एक चप्पल्स बनाया उसके, और एक छोटा वो सीडिंग करने के लिए एक छोटा इनोवेशन बनाया उसके लिए। ये चारों इंटरनेशनल अवार्ड और 14 अलग अलग है, वो राष्ट्रपति अवार्ड आ गया। जी, जो 14 हैं मैम, हम अगले नेक्स्ट डे पे आने वाले टाइम में आपको सुनेंगे और इसके बारे में सुनेंगे। लेकिन अब एक प्रश्न ये है, मेरे ख्याल से हमारे फार्मर्स का भी है, कि जो सीबीआर जैसी टेक्निक को इतनी अच्छी टेक्निक है और इसको आगे बढ़ाने के लिए आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक जो वाकया है कि ये टेक्निक भारत में जब पेटेंट नहीं हो पा रहा था और इंटरनेशनल लेवल में पेटेंट हुआ है, तो ये एक आप दोनों से ही प्रश्न है कि ये पहले कोई बाहर। सीआर टेक्निक और बढ़ने के बाद क्या करना, वही है ना क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। मेरे ख्याल में ये रेज को समझ का बात बोलना है, वो एक है। और ये क्या आए तो वो प्रोडक्ट आती है ना यील्डिंग, वो यील्डिंग डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेचना, ये वैल्यू ऐड कर बेचा तो वो आहत लिया तो उसको मालूम होता, एक ही साल में मालूम होता। मैं खुद मेरा ये 62 ईयर्स है, मैं खुद अब तक एक टैबलेट भी नहीं लेता हूँ। आज 6-7 साल से वेंकट रेड्डी साहब का वो राइस खा रहा हूँ और पूरा मैं यही ऑर्गेनिक का आहार लेता हूँ। इसके लिए कोई मेरे को तकलीफ नहीं, क्या भी नहीं, बीपी नहीं, शुगर नहीं, क्या भी नहीं। ये समझना, उसके लिए डायरेक्ट टू सेल नहीं करना, ये ऐसा सीवियर टेक्निक का यील्डिंग्स वैल्यू ऐड कर डायरेक्ट कस्टमर को जाना, वैसा क्या करना, वो सिस्टम बनाया तो ये चलता। जी, निश्चित ही कि जो हमने इस तरह से सुरक्षित और सेव क्रॉप्स तैयार की हैं जिसमें कोई पॉइजन नहीं है और जो नेचुरली हमने उगा पाए हैं, उसका वैल्यू हमको अगर खुद बढ़ाएंगे तो तभी लोग भी उसको वैल्यू दे पाएंगे। ये बात तो है निश्चित ही है। और इसी के साथ अगर हम जाते हैं अपने कांजी भाई पटेल जी के पास, अगर वो हमें सुन पा रहे हैं, तो कि किस तरह से किसान उनके क्षेत्र में एडॉप्ट कर रहे हैं इस तकनीक को, ताकि हम पॉइजन फ्री हो सकें, ताकि हम क्लाइमेट चेंज जो चल रहा है उसके लिए अच्छा कर सकें। पटेल साहब। सर, यहाँ पे शुरुआत में जो मैंने दिक्कतें फेस की थी वो इसलिए की थी कि यहाँ का हमारा जो एरिया यहाँ पे रहता है उनमें ज़्यादा केमिकल चलता है, मिर्च में, वेजिटेबल्स में अलग अलग। तो अगले सीजन में गर्मी में मैंने एक प्लॉट था, जुआर का प्लॉट था और तिल का प्लॉट था, वो प्राकृतिक फार्मिंग कर रहे थे। तो उनके यहाँ पे एक एग्रो वाला भाई ने एक प्रोडक्ट का डेमो के तौर पर डेमो किया था, दवाई का, ग्रोथ प्रमोटर होगा, बायोस्टिमुलेंट, जो भी कोई होगा। तो वो किसान, उन्होंने सुना होगा कि यहाँ से ये शॉप से ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, वो कराते हैं। तो एक दिन मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि हमें आपके दुकान से कोई चीज़ लेनी नहीं है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, आप प्राकृतिक फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको जो चीज़ चाहिए, मैं जो समझा हूँ, मैंने जो सीखा है, मैं आपको बताऊंगा, आपको अगर ठीक लगे तो करना है। तो उन्होंने नाइट्रोजन के लिए जो पूछा कि ज्वार में अभी ग्रोथ के लिए क्या करना। मैंने कहा कि आपको सबसॉइल और गेहूँ और सोयाबीन चलाना है। तो मुझे नहीं पता था तिल और ज्वार में उन्होंने चलाया होगा नहीं चलाया। 10-15 दिन में
उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि आप एक बार हमारे खेत में आइए। मैं वहाँ पे गया, तो मैंने जो डिफरेंट देखा, ज्वार का जो पौधा था वो मक्का के पौधा जो लगता है वैसा उनका स्टम्प था। तो मैंने देखा कि इतना अगर हम नाइट्रोजन के तौर पर यूरिया भी डालेंगे गर्मी में तो भी उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जितना सोया सबसॉइल और ये गेहूं से मिला था। ये वो उन्होंने जो चारा था उन्होंने 30 बीघा का वो गौशाला के लिए बनाया था। तब भी मैंने जो एक इफेक्ट देखे कि मान लो कि ये जो डिफरेंट हर एक किसान के खेत में गर्मी में चारा में होता है तो यूरिया कितना कितना वो घट जाएगा। तो वहाँ के आसपास के फार्मर को मैंने बुलाया, डिफरेंट दिखाया। फिर तल में मैंने जो देखा वो भारत की नहीं इंटरनेशनल की कंपनी थी जिनका मैं यहाँ पे नाम नहीं लेता। वो कंपनी का बायोस्टिमुलेंट्स का डेमो था। साइड में हमारा ये गेहूं सोया और मिट्टी का डेमो था। तो आधा फीट से 1 फीट के पौधा का डिफरेंट ये दोनों में मैंने देखा। तो पहले क्या था कि जब भी हम सीवीआर पैटर्न यहाँ पे चलाए थे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। अब दिक्कत क्या रही है कि लोग कर रहे हैं धीरे 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 धीरे, तो उनके कारण उनको दिखता है कि नहीं हम जो करते हैं उनसे वो बेटर होता है। कभी कभार स्प्रे लेना पड़ता है तो केमिकल का पकड़ स्प्रे ले रहे थे। पर मैं जो काम कराता हूँ सर ने जो बोला वैल्यू एडिशन करना, यहाँ का जो फार्मर है जो मूंगफली का क्रॉप जो यहाँ पे कर रहे हैं जिनमें मैं काम करता हूँ उनको मैं तेल निकालता हूँ। वो जो कस्टमर है उनको मैं बेचता हूँ। उनके कारण क्या होता है कि मार्केट से 1000 से 1500 रुपया जो उनको ज्यादा मिलता है तो वो देखता है कि केमिकल्स में प्रॉफिट नहीं होता है क्योंकि उससे तो मार्केटिंग एड में बेचना पड़ता है, जो भाव देता है वही लेना पड़ता है। यहाँ खुद किसान अपना प्राइस वो तय करता है कि मुझे इसमें बेचना है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि अगले सीजन में रमेश भाई की मूंगफली हम वहाँ फैक्ट्री में ऑयल मिल में हम ले गए थे तेल निकालने के लिए। तो वहाँ पे एक गवर्नमेंट जॉब करता है वो कर्मचारी वहाँ पे आया और उन्होंने फैक्ट्री के मालिक से पूछा कि कोई फार्मर अगर यहाँ पे आता है ऑर्गेनिक मूंगफली लेकर और जो तेल निकलता है तो मुझे डब्बे चाहिए, 10 डब्बे चाहिए। वहां पर हम खड़े थे तो रमेश भाई ने और ये जो बोला कि भाई ये जो फार्मर है उनका ही मूंगफली अभी ऑर्गेनिक के तौर पर निकल रहे हैं। तो सीधा भाव पूछा कि आपको कितना बेचना है। तो रमेश भाई ने कहा 4500 रुपये में मुझे एक तेल 15 किलो तेल बेचना है। तो ये जो ये कस्टमर है उन्होंने मूंगफली खाई। फिर क्या कहा कि मैं आपको 200 रुपया प्लस करके दूंगा अगर ये मूंगफली का जो आप मुझे तेल देना है। तो ये जो वैल्यू मिलती है ना वो यही मेथड में डिफरेंट जी, के तौर पर मिलती है। जी। ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है ये सर। ये वैल्यू एडिशन के लिए आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम आपको फिर से सुनेंगे, फिर से वापस आपके पास आएँगे। और और इसी क्रम में कुछ क्वेश्चन है। डॉक्टर रोशन लाल सर केबी के साइंटिस्ट हैं मध्य प्रदेश से, बालाघाट से। उनका क्वेश्चन है। डॉक्टर रोशन लाल सर। जी जी आदरणीय, हमारी चर्चा बहुत सही दिशा में चल रही। सभी को सादर प्रणाम, रेड्डी साहब को सादर प्रणाम। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आदरणीय रेड्डी साहब से पुनः एक बार जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सीवीआर के, क्योंकि नए लोग बहुत सारे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को उनका ये जानना है कि कैसे सीवीआर, कैसे सबसॉइल कैसे लेना है, कैसे बनाना। प्लीज आपसे निवेदन है कि एक बार फिर से रिकॉल कर देंगे तो हमारे नए लोग भी उसको समझ पाएंगे। जी ओम। जी। सीबीआर सर, आपसे ये डिमांड है कि आप फिर से जो सीबीआर टेक्निक में है उसका रेशियो क्या होता है एक बार फिर बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़े हुए हैं और वो आपसे सुनना चाहते हैं कि रेशो अभी नया विधि में है। इससे पहले क्यों सब कंजी भाई ने बता दिया। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट का मेजर भी आता उसमें, जी, वो बात नहीं बोला है। तो मेजर एनपीके भी आ जाएगा उसमें। वो पुटाव आने से एनपीके वो फास्फोरस ज़्यादा रहता ना। अंकुरित गेहूं में, अंकुरित सोया में एनपीके बहुत रहेगा। और मिट्टी का माइक्रो न्यूट्रिएंट सब मिट्टी में रहेगा जो कुछ भी होना है तो। और इसका मात्रा हर एक फसल के मापक अपन
निर्णय करना। मैं एक अकेला सभी फसलों के निर्णय नहीं कर सकता हूँ। आप देख के आपने फील्ड में खुद की एक्सपीरियंस, एक डोज मैंने पहले बोला, पाव किलो अरंडी तेल, पाव किलो रीटा, दोनों। अभी रीटा को क्या है, एक नाइट उबाल के 2-3 लीटर पानी ऐड के पाव किलो में 2 लीटर या 3 लीटर ऐड करो, फिर उसमें अरंडी तेल डालो, फिर मिक्सी में ग्राइंड करो, वो दूध जैसा बनेगा। वो एक 20 किलो सब सॉइल गहराई का मिट्टी लो, वो एक 200 लीटर में अच्छी तरह से गोल डंडे से गोलने के बाद एक 15 मिनट रखे तो वो वजन वाला मिट्टी, चिकनी वाला मिट्टी वो अंदर अपने आप जम जाता। ऊपर जो तैरता साफ पानी, उसको दूसरा ड्रम में लिया तो 150 लीटर पानी आएगा। वो 150 लीटर पानी में ये रीटा और अरंडी तेल मिक्स में ग्राइंड करना, दूध लाई जैसा रहेगा ना, वो पानी वो मिक्सचर 50 लीटर में डाल के फिर इसमें ऐड अप करना, वो सबसाइल में, सबसाइल अलग लिए सो पानी में। फिर ये सब अब तब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा स्प्रेयर का प्रॉब्लम जम जा रही, खराब हो रही, ये कुछ नहीं होता। आप काम होते ही ऐसा फ्रेश वाटर से धो लेना, उसको हाथ से धो लिए तो कुछ नहीं, ये केमिकल नहीं होता ना हाथ से धोने। मगर ये सरल विधि है ना, अपने आप सादा पानी ऊपर जो तैरता पानी वो नहीं जमेगा, कोई स्प्रेयर में नहीं जमेगा। ये सोच, अभी मैं बोला 20 किलो, अरे इतना गंदगी पानी, इतना कैसा स्प्रे करते, पत्तों का ऊपर सब कीचड़ कीचड़ होगा, ये भी सच नहीं। वो भी स्प्रे करने के बाद आपको ये एक गंदगी स्प्रेयर खरे जैसा भी नहीं दिखेगा। इसलिए मैं वो टिड्डी दल के लिए 2020 में अपना माननीय प्रधानमंत्री की मंत्री भी वो बुक में लिखा हुआ है ना, टिड्डी दल को भगाए मड्डी सोल्यूशन बोल के। फिर इतना बढ़िया और कीट नियंत्रण भी करके प्रधानमंत्री का मन की बात में बुक में लिखाया, और ये विटामिन डी का भी उन्होंने लिखा। ये सब लिखने के बाद भी भारत सरकार और इसके बारे में कुछ भी, अभी मैं समझेगा टाइम लगेगा होगा, देखेंगे कितना टाइम लगेगा वो लोग भी। और ये पेटेंट भी चाइना वाला दिया, ऑस्ट्रेलिया दिया, विटामिन डी और विटामिन B12 भी आ रहे उसमें, ये साउथ अफ्रीका दिया, और भारत का इंतज़ार कर रहे अपना खुद कंट्री का। चाइना वाला दिया पहले 2 साल का पीछे, अभी 4 साल से भारत का 5 साल से वेट कर रहे। ये मुसीबत हो रहा है अपना भारत का ही, अपना वैज्ञानिक भी इसका ध्यान नहीं कर रहे। कभी भी सच्चाई को आगे लेना है, सच्चाई को आगे ले जाना, क्योंकि असल में युद्ध तो जो हमने कल दशहरा मनाया और बुराई पे अच्छाई की जीत, अगर अच्छाई को आगे बढ़ाना इतना सरल होता तो फिर तो रावण को नहीं मारना पड़ता, क्योंकि ये युद्ध ही नहीं होता। लेकिन ये स्ट्रगल है, ये युद्ध है, और सच्चाई की जीत होगी, सत्य की जीत होगी। इस दिशा में आप सभी आगे बढ़ रहे हैं। एक प्रश्न है अमित सिंह जी का, और वो कह रहे हैं कि यूपी में अरंडी का तेल अच्छा नहीं होता, शुद्ध नहीं पाया जाता, तो क्या अरंडी की जगह सरसों का तेल भी ले सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते, सरसों मूंगफली का बिल्कुल यूज हो, सब तेल एक ही है ना, वो पचता नहीं ना, उसको सिस्टम में जाने के बाद कीड़ों को पचता नहीं ना। जी जी, तो यहाँ पे जी सर, यहाँ पे एक बात और भी आई है कि जो हमारी फसलों पर ये जो मिट्टी का स्प्रे हो जाता है, मिट्टी की कोटिंग हो जाती है, जिसमें कि अरंडी या सरसों का तेल मिला होता है, वो एक कोटिंग कर लेता है, और इससे जो इंसेक्ट्स हैं उनको पचता नहीं है, और वो खाने से
डरेगा और हमारी फसलों को हम तो कीड़ों का माँ भी अंडा नहीं देता वहाँ के, जी वो रिपेलेंट होता। प्लांट रिपेलेंट है, क्रॉप रिपेलेंट टेक्निक है, और ये एक विकल्प है जब हम सोचते हैं कि कीड़ों को पेस्टिसाइड से मारा जाए। और वार्ता में ये भी सामने आया कि सर ने बताया है कि जो अरंडी का जो हम रीठे का उपयोग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जो नेचुरल है, क्योंकि कई किसान जो कि टेक्निक का यूज कर रहे हैं, सीबीआर को यूज कर रहे हैं, उन्होंने डिटर्जेंट का भी यूज किया है, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि हम डिटर्जेंट का और जो नेचुरल जो सोप है या जो नट है, सोप नट है, उसका यूज करेंगे तो उसका तब भी उसमें स्वाद में अंतर आता है। तो कुल मिलाकर केमिकल को पूरी तरह से मुक्त करने का भी ये अभियान है, जिसमें समय तो लग रहा है लेकिन सफलता निश्चित होगी। आदरणीय अनिल राय सर, आपका हैंड रेज है। अनिल राय सर। जी सर, आपका हैंड रेज था तो मैं वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ अनिल राज सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप मैसेज में डाल दीजिएगा, प्रश्न मैसेज कर लीजिएगा। और मैं पहुंचता हूं आदरणीय मोना भाटिया जी। मोना भाटिया जी, हैंड रेज है आपका। नमस्ते। पहले तो थैंक यू वेरी मच सीवीआर रेड्डी जी। मैं नेचुरल फार्मिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, और आपकी टेक्निक मैंने मक्का में यूज करी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। मैंने एक बार यूज करा, मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन फिर मैंने उसको थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में यूज करा। उसके एक्चुअली टम्बलर से उसके बिल्कुल बीच में ही डाला, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट जहां मेरे को सफलता नहीं मिल रही वो है एक रेड क्यूकुम्बर बीटल आता है, वो बहुत ज्यादा हमें दुखी कर रहा है। उसने हमारे सारे क्यूकुम्बर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो इससे नहीं जा रहा। उसका कुछ बता सकते हैं कि उसको राख से नियंत्रण करना चाहिए। वो भी डाला हमने राख भी डाल दिया, बट वो मिट्टी में राख और राख डस्ट, राख डस्ट और राख दोनों मिलाना। रॉक डस्ट क्या हुआ ये समझी नहीं मैं। वो पत्थर का चूरा होता ना, सब आजकल का रोबो डस्ट बोल के ला रहे कंस्ट्रक्शन के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा, उसको मिक्स करके डालना है। हाँ अच्छा अच्छा। और ये आप लोगों ने जो मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन करी थी, ये जो क्वांटिटी रीठा के साथ जो आपने बताई अभी एक्सप्लेन करा, और जो गेहूं को अंकुरित करके और सोयाबीन को अंकुरित करके, ये एक बार हमें किसी मैसेज ग्रुप पे मिल सकता है या इसका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको हम ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हमें इसमें जो जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और चेंजेस हो रहे हैं वो हमें पता चलते रहें। वो सीवीआर ग्रुप में कंजी भाई ग्रुप एडमिन है। वो आज सुमेर सिंह है क्या इसमें? सुमेर सिंह जी, सुमेर सिंह जी जुड़े हुए थे ऐसे लग रहा था, लेकिन अभी शो नहीं हो पा रहा है उनका आइकॉन। जी दिनेश भाई, सीवीआर सर, दिनेश भाई जो आप ग्रुप में हो, आपने कल मैसेज डाला था, तो सीवीआर ग्रुप पूरा इंडिया के अलग अलग स्टेट से एक एक लोग हैं जो एडमिट रहते हैं, वो रेगुलर उसमें अपडेट करते रहते हैं। तो मैम आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं हरियाणा से हूँ, क्योंकि मेरे को एक्चुअली मुझे आज पहली बार अब रीठा का पता चला है कि सीवीआर टेक्निक में रीठे का भी है। या अभी तक तो हम बस जैसे रेड्डी सर ने बताया था अरंडी का तेल डाल के बस उसी को इस्तेमाल कर रहे थे। ना मुझे गेहूं का पता था, ना मुझे सोयाबीन का। तो हम आउट ऑफ टच हो जाते हैं हर मीट में अगर नहीं मिल पाते तो अगर किसी ग्रुप से जुड़ जाए जहाँ यहाँ रेगुलर अपडेट होती हैं तो हमें बहुत हेल्प हो जाएगी। वो वहाँ से सुमेर से जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनका नंबर भी ये जो दिनेश भाई है उनको हम भेज देंगे, उनके पास से आप ले सकते हैं। दिनेश जी का नंबर कहाँ से मिलेगा? दिनेश भाई जी मैम, आप ना अपना नंबर यहाँ चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो हम एक सबसे जुड़ जाएंगे। मेरे ख्याल से सुमेर सिंह जी जुड़े हुए हैं, और अगर वहां तक आवाज पहुंच रही है आदरणीय बाबूलाल जाट जी तक,
तो कृपया वो प्रकट उनके हों पास और उनसे तो मेरी बात होती है, उन्होंने ही तो मुझे सबसे पहले सीवीआर टेक्निक बताई थी। उनका आप अपना मुझे हाँ, आप हाँ अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा और मैं अच्छा सुमेर सिंह बाबला जाट जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपनी बात रखिएगा या आप, प्रश्न कोई हो आप रखिएगा सर। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। शायद वहाँ उन तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है, तो मैं इस क्रम में मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर तक पहुँचता हूँ, वो अपनी बात रखिएगा। जी ओम, सदन को नमन। मैं रमेश चंद्र मेहरा, मध्य प्रदेश नर्मदापुरम से। सर, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे जिले में सबसे ज्यादा गेहूं, धान और मूंग लगाई जाती है। ये 3 फसल ही होती है और इसमें सबसे ज्यादा जो पेस्टिसाइड डलता है मूंग और धान में बहुत पेस्टिसाइड का उपयोग होता है और केमिकल का भी उपयोग होता है। और सबसे ज्यादा बात जो होती है कि भाई हम गेहूं में नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे करें, तो सर इस पर आपके क्या अनुभव है, कृपया बताएं। जी ओम। आप बोलिए कंजी भाई, आप बोलिए। भैया, सीवीआर सर जो है वो गेहूं में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, अगर आप फसल में गेहूं एक बार निकल जाता है, फिर आप जब उसे 10-15 दिन के लिए आप पानी का गैप रखते हैं, तो पहला क्या करना है कि जब आप गैप रखते हैं तब भी आपको 1 किलो सोयाबीन लेना है, 1 किलो गेहूं लेना है, और उनके साथ सब सोयल और टॉप सोयल दोनों भी ले सकते हैं आप, क्योंकि गेहूं में कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो ये चारे चीजें आप ऐड करके जब स्प्रे करते हैं तो उसका जो फुटाव है वो बहुत बढ़िया निकलेगा गेहूं में। फिर आगे आपको क्या करना है कि जब भी 10-15 दिन में जब आप पानी छोड़ेंगे गेहूं में, तब आपको 20 किलो मक्का का आटा लेना है, 10 किलो सोयाबीन का आटा लेना है और 100 किलो सब सोइल लेनी है। और सब सोइल में ये जो 2 चीज है वो सारी उसे हमें मिला देना है। फिर जब हम यूरिया छिड़काव देते हैं उसी तरह सब सोइल और आटा का छिड़काव हमें गेहूं में करना है, फिर आपको पानी छोड़ देना है। फिर आप देखेंगे कि जितना यूरिया में नाइट्रोजन नहीं, उनसे भी बहुत बढ़िया नाइट्रोजन इस दोनों में मैंने अगले सीजन में रमेश भाई के खेत में देखा था और मेरे भी खेत में मैंने किया था ये 2। तो ये मेरा अनुभव मैं आपके साथ साझा इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें नाइट्रोजन, और जब भी धूप होगी और तब आप सोया का स्प्रे करेंगे, तो जितनी धूप ज्यादा रहती है उतना बहुत बढ़िया रिजल्ट इसमें रहता है। राइट है सर मैंने जो कहा सर? वो ये आपका विधि है ना। अभी इस साल रेंडी तेल और रीटा ये भी यूज करके एक एक स्प्रे में चेंज करके एक वो रेंडी तेल रीटा और सिस्टम में जा रहे हैं ना, और कीट पतंगी को नियंत्रण और डिसीज को कुछ भी डिसीज रहे तो भी उसका नियंत्रण कर रहे हैं ना। हमारा दान में इस साल अधिक मॉइस्चर से सबका फसलों में दान में फंगल डिसीज आ रहा है। अभी इसमें नहीं है, हमारा इधर कोई डिसीज नहीं और कोई कीट पतंग नहीं हमारा फसल में। ये वातावरण में अधिक मॉइस्चर रहे तो क्लाइमेट चेंज होने के बदले में ये सब सबसॉइल, टॉपसॉइल, रीटा, आरएनडी सब क्लाइमेट को नियंत्रण करके उसमें मिट्टी जोड़ा हुआ रहता ना। क्लाइमेट को सारे क्लाइमेट को कम क्लाइमेट को और फ्रॉस्ट कंडीशंस में भी, पाला में भी नियंत्रण करके फसलों को सुरक्षित रखता। ये माँ धरती माता जैसा अपना गोद में घुसे तो अपने को कैसा सुरक्षित रखता है, ऐसा फसलों को रखेगा। सर एक और प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण, हम लोगों के लिए बड़ी दिक्कत का प्रश्न है कि मूंग को जब हम तैयार करते हैं और समय हमारे पास बहुत कम होता है, तो हम उसको सुखाने के लिए जो है वो सफाया डालते हैं। तो और ये कोई ऐसी चीजें हैं कि जो पौधे को हम उनके पत्तियों को कम समय में
गिरा दें। ये सबसे बड़ी समस्या नर्मदापुरम और हरदा जिले में है, क्योंकि एक साथ हमको बहुत जल्दी धान की तैयारी करनी होती है और मूंग को निकालना होता है। उस समय बहुत अधिक मात्रा में सफाया डाला जाता है, जिसका दूसरी फसल पर भी प्रभाव पड़ता है। जी हो। नहीं नहीं, वो केमिकल वाले में नहीं जाना, ऐसा केमिकल वाले में नहीं यूज करना। ये ऑर्गेनिक में भी संभव है, वो जड़ने का है ना, पत्ता जड़ने का आखिरी में, ये बोल रहे ना? हाँ जी सर, जी सर। हाँ, ये तो पूरा जड़ने सूखने के बाद जल्दी ये अपना अरंडी ये तेल रखते ना जी, पूरा तैयार होने के बाद एक स्प्रे दिए तो वो अपने आप जड़ जाता। अरंडी के स्प्रे से सर? जी, अरंडी, रीटा और ये अपना सबसाइल। जी 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 जी। और लास्ट तक, अंत तक गिरने नहीं देता फसल को। जी, आखिरी में गिरे स्प्रे करे तो वो पत्ते जड़ जाता है, मगर गिरने नहीं देता उसका स्टेम को। जी सर, जी सर, जी सर, जी जी। दान में भी हम ट्रायल करें, लास्ट में स्प्रे करे तो गेहूं, वो क्या हो रहा था अभी 2020 में कोरोना आए थे ना, जी तब लेबर नहीं मिले थे हमको जी काटने के लिए। फिर मैं एक ट्राई करा, ये सबसाइल आरएनडी तेल का स्प्रे करे, फिर वो ऐसे ही रहा, जो नहीं करे सो गिर गए। जी 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 जी। हाँ, उतना हार्वेस्टिंग स्टेज में भी उतना मजबूत रखा सबसाइल और अरंडी तेल। जी सर, जी जी। बहुत बड़ी समस्या का निदान है सर, ये यदि होता है तो हम सफाया से अपने जिले को बचा पाएंगे। जी हो। ट्राई करो, आप भी एक एक तरह ट्राई करे तो हम ये वक्त का टाइमली एक्शन है, हमको जरूरत था उस दिन। कोई कोरोना में कोई काम नहीं कर रहा था और मैं सोचा ये कैसा करना है, सब गिर जाएगा टाइम हो जाने के बाद। फिर ये ट्राई किया, सिर्फ हाथ से छीटे, हाथ से ऐसा छीटे, वो उठ के ऐसे ही है 1 महीने तक। हाँ? तैयार होने के बाद वो जो नहीं करे वो सब गिर गए, नीचे गिर गए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी हो। जी, फसल सुरक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण पहलू है और ये अच्छी बात है कि हम इस तरह से भी अपनी खासकर मूंग या दाल की फसलों को भी हम बचा सकते हैं। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी सर, आपका हैंड इज है, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, अपनी बात रखिएगा। और उसके बाद समय भी हो रहा है, फिर हम अनुमति भी चाहेंगे। पहले आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी सर को सुनेंगे। सर कोटि कोटि प्रणाम आपको, और सदन को भी नमस्कार। रेड्डी सर को भी विजयदशमी की हार्दिक बधाई। और सर मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था सर कि मोरिंगा जो है बहुत सेंसिटिव क्रॉप है, जितना आसान लोग समझते हैं उतना है नहीं है। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि उसमें माइट्स भी आती हैं, और जैसे भी कोई आप केमिकल का स्प्रे करते तो वो सारे पत्ते गिरा देता है। हमने बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग प्रयोग करके देखे हैं। कोई भी अगर मान लीजिए जितना भी हम केमिकल की कोई सा भी, पहले एक आता था कार्बोफ्यूरान, जब ये भोपाल गैस कांड हुआ, जब से वो कंपनी ने बनाना बंद कर दिया उसको, तो वो मोरिंगा के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता था। इसके बाद में हम दूसरे कोई केमिकल यूज करते हैं तो वो इतना सेंसिटिव है कि सारे पत्ते पीले पड़ के और नीचे गिर जाते हैं। तो सर इसका सीबीआर टेक्निक का, अगर हम मोरिंगा की लीफ फाल को बचाने के लिए, क्योंकि मेनली हम लोग लीफ पे काम कर रहे हैं अभी, उसकी पत्तियां को कलेक्ट करने का, तो सर इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें, जानकारी उसमें प्रॉब्लम रहे तो मोरिंगा में हमारा भी 3 पेड़ है मोरिंगा का हमारे यहाँ। जी सर। आपको मैंने अभी तो रीटा पाव किलो अरंडी तेल और सबसाइल तीनों स्प्रे करा, 2 स्प्रे हुआ, अच्छा ग्रोथ, अभी 1-1 फीट बढ़ गया कटिंग करने के बाद। अगर फर्दर और अच्छा होना चाहे तो इसको अंकुरित गेहूँ, अंकुरित सोया भी डाल के देखो स्प्रे में,
एक बार। और कीड़ों का प्रकोप रहे तो ये अपना अरंडी का और रीटा का और 15 दिन को भी कम से कम एक बार करना। उसका बीच में एक अंकुरित गेहूं, अंकुरित सोया पेस्ट जी के साथ साथ। जी, सब सॉइल और टॉप सॉइल भी लेना है सर इसमें? टॉप सॉइल उतना ये फसल के लिए उतना उचित नहीं जी सब सॉइल ही लीजिए। जी 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 सर, जी सर, मैं इसका प्रयोग करके और आपको अपडेट कराता हूँ सर। तो पपीता में भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, उसका स्वाद भी, टेस्ट भी, ऑर्गेनिक टेस्ट। कोई भी फसल होने दो, ये ऑर्गेनिक में इतना टेस्ट रहेगा आप पूछो मत। कौन सा जन्म में अपन खाए, मगर भगवान ने ये जन्म में अपने को इतना जनसंख्या में दिया ये। जी सर। जी जी सर, जी धन्यवाद सर। और ये वार्तालाप, क्योंकि अब जब प्रश्न और उत्तर के साथ आगे बढ़ रही है तो और इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ में समय भी हमें अनुमति नहीं दे पा रहा है, क्योंकि हम थोड़ा समय से आगे बढ़ गए हैं। हालांकि फिर एक बार करेंगे। तो मैं सर आपसे निवेदन यही करने वाला था कि प्रश्न और उत्तर पर हमारा एक सत्र हो, एक सेशन हो, ऐसा मैं निवेदन कर रहा हूँ। और ऐसे सदन के आदरणीय सदस्यों से भी मैं निवेदन करता हूँ, क्योंकि अभी समय भी आगे बढ़ रहा है और आपके प्रश्न और उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब के पास आना चाहूँगा, और या फिर आदरणीय रंजना बहन जी के पास आना चाहूँगा, और इस निवेदन के साथ कृपया आज के सत्र में अपनी बात रख करके और इस सत्र को संपन्न करने की कृपा करेंगे। जी, और मुझे लगता है कि आप तक आवाज़ मेरी नहीं पहुंच रही है। मैं आदरणीय भुवनेश्वर राय सर, अगर आप नेटवर्क में हों तो आज के सत्र को संपन्न करने की कीजिएगा। डॉक्टर रोशनलाल सर, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आज के सत्र पर आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ में आज रेड्डी साहब हैं और हमारे कांजीभाई पटेल जी हैं और हमारे राघव जी हैं। तो जी जी जी, धन्यवाद दिनेश जी। सभी सदन को सादर प्रणाम। आदरणीय रेड्डी साहब को सादर नमन। आप जो काम कर रहे हैं निश्चित रूप से हमारे भारतवर्ष की खेती को एक नई दिशा देंगे। और जो आपने सब सॉइल का उपयोग, 2 फीट नीचे की जमीन का उपयोग करके खेती को किस तरह से बेहतर बनाए, क्योंकि हम इतना केमिकल जमीन में डाल रहे हैं और उस केमिकल से बचाने के जो तौर तरीके आप उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं और खेती में जो लागत है उसको न्यूनतम 0 करने का जो आपका प्रयास है, हम कोटि कोटि नमन करते हैं आपको। और हमारे जो जेपी भाई जो हमारे गुजरात से काम कर रहे हैं, राघव जी जो आपके तमिलनाडु से काम कर रहे हैं, हम सभी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। और जो भी आपकी इस तकनीक को आगे ले जा रहे हैं उन सभी का अभिनंदन करते हैं। और पुनः आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने इस तकनीक को इतने सरल ढंग से और हमारी खेती के लिए, पहले आपने सिर्फ न्यूट्रिएंट की बात की थी कि हम किस तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट और मेजर न्यूट्रिएंट, इनको हम सब सॉइल के द्वारा किस तरह से हम इनकी प्रतिपूर्ति कर सकते हैं, किस तरह से हम प्लांट को सप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें नई चीजें जोड़ी हैं, किस तरह से हम इसमें रोग कीट सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे किसानों को आगे ले जाएगा और निश्चित रूप से एक खेती की जो दिशा है, दिशा और दशा दोनों को सुधारने की ओर बहुत बड़ा कदम साबित होगा। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन